जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 की जो आपके एग्जाम होने वाला है उसके लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री की क्लास करेंगे, ठीक है। और ये बीपीएससी तैयारी 4.0 आपके अगस्त में आने वाली है। और आप सभी को पता है कि आपका जो है बीपीएससी तैयारी 3.0 जो आपकी अभी हुई है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलेगा कि इस बार जो है हम लोग एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों को मिक्सअप करके सारे क्वेश्चन और जितना हो सकता है कोशिश करेंगे कि इस बार जो है सारा कुछ कवर करके जाएं, क्योंकि अब जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिला करके 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 12 तक की एनसीईआरटी को और एससीईआरटी की मिक्सअप है जो वो सारा जो है हम लोग कवर करेंगे। तो आज से ये हमारी पहली क्लास है हिस्ट्री की, और ये क्लास 6 की हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा जितना भी आपके लिए जरूरी मटेरियल है वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिएगा और आपको बहुत पसंद आने वाली है क्लास। हम लोग पहले पूरी क्लास करेंगे, पूरे वन लाइनर करेंगे, इसके बाद जो है फिर वहीं से एमसीक्यू भी लास्ट में करेंगे, जिससे कि आपका जितना आप पढ़ेंगे वो सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। और चलिए, ये हमारा अध्याय नंबर 1 है। और क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर आपने पढ़ा होगा इसके पहले, तो आपको मालूम होगा कि पहले ही चैप्टर में है आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर का नाम है, कुछ पहली हेडिंग है लोग कहाँ रहते थे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कई लाख वर्ष पहले से नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। अब अभी बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसमें नर्मदा घटी है, नर्मदा नदी है, और उसमें जो है सोन नदी के बारे में पूछा गया था। याद रखिएगा, सोन नदी के बारे में बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। अभी वो भी आएगा, ठीक। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। अगर आपसे पूछता है कि जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्रों के जो लोग हैं वो मतलब क्या क्या पालते थे, तो भेड़, बकरी, गाय और बैल पशुओं को पालना शुरू किया और गांव में ये लोग रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ है। अब उत्तर पूर्व में देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, फिर आपको मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां और कुछ अन्य क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा कृषि का सबसे पहले विकास हुआ, वो ये क्षेत्र है जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। सबसे पहले चावल कहाँ आपको कहाँ उपज हुई चावल की, ये बताना है। वे स्थान विंध्य क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भारत की जो है मुख्य नदियां और झीलों का जो ये मैप है, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा। और ये फिजिकल मैप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ मैप है भारत का। ये आपका होता है नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, फिर ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ नदियां हैं, आप देख लीजिएगा। इसके पश्चिम में आपका अरब सागर है, और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है श्रीलंका, और नॉर्थ में आप सभी को पता है चीन, और एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु नदी, फिर बूलर झील है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर सिंधु नदी है और बूलर झील है, ठीक है। ये सिंधु नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अब सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। आप सभी ने देखा होगा गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वही बात कर रहे हैं कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में जो बिहार है, इसके नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान में जाया करते थे। आपने देखा होगा जैसे एक जगह पे आपका संसाधन कम हो गए, दूसरी जगह लोग शिफ्ट हो जाते हैं। उसी तरह जो लोगों के पास काम नहीं होता तो वो दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं। आज भी ये चीज चल रहा है। जब हम लोग जॉब के परिप्रेक्ष्य से जब जॉब अपने यहाँ नहीं होती है तो हम लोग दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहाँ कंपनियों में जाकर के काम करते हैं जिससे कि हमें रोजगार मिल सके। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। आपने देखा होगा कि जो धार्मिक गुरु होते हैं वो शिक्षा, उनका मूल कार्य होता है शिक्षा देना, सलाह देना, अच्छे बुरे की ज्ञान की बातें बताना। ये सब जो है धार्मिक गुरुओं का काम होता है। वो अगर आपसे पूछता है कि शिक्षा देने का और सलाह देने का कार्य कौन करता है तो वो धार्मिक गुरु करते हैं। फिर हम बात करेंगे आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज की क्या आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया जो है इसको उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं और इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। फिर देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया सब इंडस से निकलकर मतलब इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब अपने भारत देश का क्या नाम है तो आर्टिकल 1 में ही दिया है, इंडिया दैट इज शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। मतलब जो है भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब दोनों शब्द दिए हुए हैं, इंडिया भी दिया हुआ है, भारत भी दिया हुआ है। इसलिए हाँ जो है अपने देश के लिए इंडिया भी प्रायः और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया जो शब्द है ये इंडस से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो आपकी सिंधु नदी थी उसको क्या कहते थे तो सिंधु को हिंदोस कहते थे, और जो इसके पूर्व में स्थित जो भूमि है, प्रदेश है, उसको लोगों ने इंडिया कहना शुरू कर दिया। ये कब की बात है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपनी कौन सी सभ्यता थी तो आप सभी को पता है उस टाइम पे हमारी जो है हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा अतीत है, पास्ट है, उसके बारे में हम लोग कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा पास्ट होता है, भूतकाल होता है, उसके लिए बहुत तरह से अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण जो है पांडुलिपि कही जाती है। आपको याद रखना है, बहुत लोग होते हैं पांडुलिपि किससे कहते हैं यही नहीं पता होता है। आप याद रखिएगा जो पुस्तकें हाथ से हम लोग लिखते हैं और उनका संग्रह करते हैं वो पांडुलिपियां होती हैं। ठीक है।
अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन और इसका लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। हाथ है से लिखा हुआ है। ठीक है, हाथ है से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिख के मिलती है। ठीक है, अब ये जो भोजपत्र है, ताम पांडुलिपियां हैं, भोजपत्र से शायद आपके टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से हम लिखने के लिए प्रयोग करते थे। ताड़पत्रों का प्रयोग करते थे, और भोज नामक जो पेड़ की छाल है ये एकदम सफेद होती है, लाइट येलो कलर की होती है। इसमें जो है लिखने विशेष तरीके से लिखने के लिए भोजपत्रों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। फिर प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में है। ये आप याद रखेंगे। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम आम लोग करते हैं। ठीक है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए जो है ये मिलते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेखों को सबसे पहले सबसे ज्यादा किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो आपने देखा होगा राजा जो अशोक थे, अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया गया। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे पुराने जब टाइम था उस समय जो है राजाओं ने, रानियों ने अपने और वहाँ जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने अपने कार्यों के विवरणों के बारे में उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे उन्होंने कोई कार्य किया, कोई कानून बनाया राज्य के लिए, और या अगर उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया तो उन सभी को जो है आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए वो लोग क्या किया करते थे, सैल होता था, बड़ा सा पत्थर होता था, उसमें अपने लेख खुदवाया करते थे, उसी को उत्कीर्ण करवाते थे। तो वहां पे आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा अशोक के बहुत सारे स्तंभ लेख हैं, जिनमें जो है अशोक के राज्य के बारे में, अशोक के जो है विजयों के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जो अशोक नामक शासक ने भी आपको बताया ही कि अशोक ने बहुत सारे जो है अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। आप सभी को पता है हम लोग जो है वर्तमान में कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो है पहले भी लिपियों का प्रयोग किया जाता था। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जब कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो लिपि होती है। यह अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक लिपि, दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। मतलब सबसे पहले देखा जाए तो सबसे 2500 वर्ष पूर्व से ही चांदी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों अथवा अभिलेखों तो पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार कौन होते हैं? जो आपके अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बात। और
अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब आपको सभी को हो गया होगा कि अतीत क्या होता है, ठीक है, और इतिहास क्या होता है। देखिए, अतीत से ही इतिहास जुड़ा हुआ है। तो अतीत का अध्ययन कालक्रम के अनुसार, याद रखिएगा, इतिहास की परिभाषा एक दृश्य बता रहे हैं कि अतीत का अध्ययन कालक्रम के अनुसार या घटनाओं के अनुसार जब हम किसी का अध्ययन करते हैं तो वो उसका इतिहास कहलाता है। जैसे कि आप अगर अपना इतिहास खोजना चाहेंगे तो आप कालक्रम के अनुसार अगर अपना अध्ययन करते हैं, अपनी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं कालक्रमानुसार, तो वो आपका वर्तमान जितनी भी पुरानी जानकारी होंगी आप उनको इकट्ठा करके संग्रह करके अगर आप लिपिबद्ध करते हैं तो वो क्या आपका इतिहास कहलाएगा। ये बात याद रखेंगे। अतीत एक या अनेक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अतीत एक होता है या अनेक होता है। अतीत मतलब हमारा भविष्य, ठीक है। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। उस समय शासक जो है अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। देखिए, जब पहले क्या होता था, पहले जो शासक होते थे उन्होंने अपने दरबार में साहित्य को जानने वाले, आपने देखा होगा अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे। अशोक के शासनकाल में भी बहुत सारे दरबारी उनके ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। ऐसे सारे राजा जितने भी अभी तक राजा हुए हैं उनके दरबार में कवि भी रहते थे और लेखक भी रहते थे। वो सब क्या करते थे, जब राजा युद्ध करता था तो उन सभी लड़ाइयों को वो लोग लिपिबद्ध करते थे और वही आज का इतिहास हो गया है, ठीक है। ऐसे होता है। नेक्स्ट है आपका शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कोई भी अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। जैसे क्या हम लोग ये सोचते हैं क्या ही लेखा जोखा रखना, हमें खुद ही इस चीज को यूज करना है, खुद ही देखना है, तो वो लोग नहीं करते थे। लेकिन राजाओं को पता था कि ये हमारा इतिहास है और वो लोग इसको जो है लगातार जब तक वो रहते थे अपना इसको लिपिबद्ध करवाते रहते थे। नेक्स्ट आपका तिथियों का मतलब। अब ये तिथियां क्या होती हैं? अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर द क्राइस्ट। बीसी का तात्पर्य आप सभी को पता होगा, बिफोर द क्राइस्ट होता है, और ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनो डोमिनी ईसवी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। बहुत जगह आपको जो है एडी देखने को मिलता है, बीसी देखने को मिलता है, ठीक है, और फिर बीसीए भी देखने को मिलता है। ये सब जो है आपको हर बार देखने को मिलता है, ठीक है। ये बीसी नहीं है, यहाँ पे सीए है, कॉमन एरा। यहाँ पे जो है याद रखिएगा सीई होगा, सीई कॉमन एरा हो जाएगा, ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। जैसे तिथियां हैं आपको बहुत सारी उसमें लिखी होती हैं, कहीं पे आपको एडी लिखा मिलेगा, कहीं पे बीसी लिखा मिलेगा, कहीं पे बीसीए लिखा मिलेगा, कहीं पे बीसीई लिखा मिलेगा। इस तरह आपको लिखा मिलता है, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के वीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। याद रखिएगा ये अभी नया है आपके लिए, ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा। याद रखिएगा बीपी, बीपी मतलब होता है बिफोर द प्रेजेंट। अब अन्य की बात करेंगे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है, और कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में, जिसे कारतूस कहा जाता है, अंकित किया जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला है। कृषि का आरंभ, तो कृषि का आरंभ कब से माना जाता है? ये 8000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है ये 4700 वर्ष पूर्व से देखने को मिलते हैं। आपसे देखिए ये डाटा है, आपको ये इसी को डाटा बोलते हैं, और डाटा हमेशा एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही जो है सही होता है। गंगा नदी घाटी के गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व में ये देखने को मिलता है। फिर आपको वर्तमान तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके शुरू होती है। यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। पहला स्थल है आपका नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उपयुक्त में से किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण मिले हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था नर्मदा नदी घाटी में भी मानव निवास के स्थान मिले हैं। उत्तर पश्चिमी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में भी आपको देखने को मिले हैं मानवों के हो। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां हैं और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी स्थल ऐसे हैं जहां पर मानव के निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 1 2 3 4 सभी सही है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों से मानव निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था? गंगा और इसकी जो सहायक नदी है सोन, इसका जो सहायक नदी है, इनकी जो स्थापना है ये जो है मगध राज्य में होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मगध राज्य की जो स्थापना है ये गंगा और इस सहायक नदियों सोन के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट आप भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास साक्ष्य प्राप्त होता है। जो भारत के समुद्र तटवर्ती इलाके हैं उनमें नगरों के विकास का साक्ष्य हमें कब प्राप्त होता है? तो ये लगभग 2500 वर्ष, लगभग जो ये तटवर्ती इलाके हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व ये लगभग देखने को मिलता है, याद रखेंगे। तो ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे डी होना चाहिए और ये सी होगा। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ पे भी ये सही कर लीजिएगा। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द है, आपको अभी बताया था मैन्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं और लैटिन में मेनू बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें जिनको पांडुलिपि कहा जाता है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यू स्क्रिप्ट है, जो लैटिन भाषा के मेन्यू से जो है बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? जो पशु पौधे मनुष्य इनके अवशेष की जो प्राचीनता है कि कितना पुराना है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं? इसका जो निर्धारण है ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य पशु या पौधे के अवशेषों की प्राचीनता का जो निर्धारण है कार्बन 14 पद्धति विधि से करते हैं, और कार्बन 14 पद्धति को ही रेडियो कार्बन विधि के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के माध्यम से खुदाई में मिली वस्तुओं के समय का निर्धारण भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है?
ये बताना है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो है विंध्य पर्वत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करता है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत नर्मदा में, उत्तर में जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करते हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और धीरे धीरे करके जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी बुक्स आपकी कवर करवाएंगे, जो कि आपको एग्जाम से पहले हो जाएगा। और इसके बाद जो है सीधा इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप सभी बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आपके कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आपको आज की क्लास में क्या जो नहीं समझ में आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को। आप वहां से देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आपको कमेंट हो, सुझाव हो जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप ले सकते हैं, 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो है कभी भी कांटेक्ट करना है, कभी भी कुछ भी पूछना है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।